नमस्कार, मैं डॉक्टर भरत मीना, सहायक आचार्य, राजनीति विज्ञान विभाग, बाबू सोबाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। विद्यार्थियों, हमने अब तक पूर्व कक्षा में राज्य का अध्ययन किया और राज्य के अध्ययन करते हुए हमने अंतिम व्याख्यान में राज्य के विभिन्न तत्वों के बारे में जाना और उन तत्वों के संबंध में हमने ये कहा कि राज्य किसी भी धारणा को राज्य बनने के लिए 4 तत्वों का होना बेहद जरूरी है, जिसमें जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता की हमने बात की थी। अभी जो अंतिम तत्व है संप्रभुता, ये बेहद जरूरी है और इसके संबंध में राजनीति शास्त्र में विभिन्न अवधारणाएं, विभिन्न विद्वानों की अपनी व्याख्याएं हैं। तो आज की हमारी जो कक्षा है, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रभुसत्ता, संप्रभुता, जिसको अंग्रेजी में सॉवरेंटी बोलते हैं। तो इसका अध्ययन हम आज करेंगे कि आखिर ये प्रभुसत्ता क्या है, ये सॉवरेंटी क्या है, ये परम सत्ता क्या है। तो इस संबंध में जब हम बात करते हैं तो जैसा कि कल की कक्षा में भी हमने ये बात की थी कि प्रभुसत्ता राज्य का एक आवश्यक तत्व है और ये अंग्रेजी में इसको सॉवरेंटी कहते हैं और ये सॉवरेंटी शब्द जो है लैटिन भाषा से निकला है, जिसका मतलब होता है, ये जो लैटिन भाषा का जो शब्द है वो सुपर एनस से सॉवरेंटी शब्द बना है और जिसका अर्थ होता है सर्वोच्चता, परम सत्ता। इस संबंध में जब हम आगे विद्वानों ने इसकी जो धारणाएं हैं उनको जब जानने की कोशिश करते हैं तो हम ये पाते हैं कि संप्रभुता शब्द को सर्वप्रथम फ्रांसीसी विचारक जो बोधा ने अपनी एक किताब है 6 बुक कंसर्निंग रिपब्लिक, तो 1576 में बोधा ने एक किताब लिखी थी, उसमें सर्वप्रथम इस धारणा का उन्होंने प्रयोग किया। ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो प्रभुसत्ता का परंपरागत सिद्धांत जो है वो 16वीं शताब्दी में बोधा द्वारा निकला। फिर 17वीं शताब्दी में ग्रोसेस नामक विद्वान ने इसको आगे बढ़ाया। साथ ही साथ हॉब्स भी इसको आगे विकसित करने में अपना योगदान देते हैं। 18वीं शताब्दी में रूसो ने इस सिद्धांत को अपनी चिंतन के साथ आगे बढ़ाया और फिर उसके बाद 19वीं शताब्दी में ऑस्टिन ने इसे स्पष्ट रूप से प्रतिपादित किया। ऑस्टिन के आते आते ये कानूनी धारणा के रूप में स्थापित हो जाता है। जहां तक हम बोधा की बात करें तो बोधा ने राष्ट्र का औचित्य साधने और पोप और सामंत सरदारों की सत्ता को सीमित करने के उस उद्देश्य से ये कहा कि राज्य को परिवारों और उसकी मिलीजुली संपत्ति का ऐसा संगठन उन्होंने माना जहां एक सर्वोच्च शक्ति और उसके विवेक का शासन चलता है। तो ये एक उस समय बोधा ने जो ये धारणा दी, उस धारणा के पीछे उद्देश्य था कि वो उस समय पोप और सामंत सरदारों की जो सत्ता थी उसको सीमित करना चाहते थे और उस उद्देश्य के लिए वो जो उन्होंने धारणाएं दी उसके संबंध में संप्रभुता की धारणा भी विकसित हुई और उस धारणा का विकास करते हुए उन्होंने राज्य को परिभाषित करते हुए ये कहा कि राज्य क्या है, राज्य परिवारों और उसकी मिलीजुली संपत्ति का ऐसा संगठन है जहां एक सर्वोच्च शक्ति और उसके विवेक का शासन चलता है। और इस नाते वो आगे ये भी कहते हैं कि संप्रभुता नागरिकों और प्रजाजनों पर वह सर्वोच्च शक्ति है जो किसी विधि द्वारा नियंत्रित नहीं है। तो राज्य को परिभाषित करते करते जब वो संप्रभुता की बात करते हैं तो स्पष्ट तौर पर संप्रभुता के बारे में बोधा की ये धारणा निकल कर आती है कि संप्रभुता क्या है। संप्रभुता नागरिकों, प्रजाजनों पर वह सर्वोच्च शक्ति है, सर्वोच्च शक्ति जो विधि द्वारा नियंत्रित नहीं है। तो यहाँ एक तरह से बोधा निरंकुश संप्रभुता की बात करते हैं। बोधा की परिभाषा में संप्रभुता की जो विशिष्टता निकल कर आती है वो है निरंकुशता। उसके बाद में एक अन्य विद्वान जो है ऑस्टिन, जिनकी बात हमने पहले की थी, ऑस्टिन ने संप्रभुता के बारे में जो धारणा दी है उसका अर्थ यह है कि यदि किसी समाज के अधिकांश व्यक्ति
किसी निश्चित उच्चतर व्यक्ति की आज्ञा का पालन आदतन करते हैं। यह आदतन महत्वपूर्ण शब्द है। और वह निश्चित व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की आज्ञा पालन करने का आदी न हो तो उस समाज में वह व्यक्ति संप्रभु है और वह समाज स्वतंत्र एवं राजनीतिक समाज है। तो ये और इस संप्रभुता की धारणा को स्पष्टता प्रदान करने के संदर्भ में यह कि अगला पड़ाव है ऑस्टिन की परिभाषा। ऑस्टिन ये बात कह रहे हैं कि संप्रभुताधारी कौन है? जो किसी अन्य व्यक्ति की आज्ञा पालन करने का आदी नहीं हो और उस समाज, एक तो पहली बात, और साथ ही साथ उस व्यक्ति की आज्ञा का पालन उस समाज के लोग या नागरिक जो है स्वभाव से करते हो। तो ऐसा व्यक्ति संप्रभु हो सकता है जिसकी आज्ञा का पालन अधिकांश लोग, नागरिक और प्रजाजन स्वभाव से करते हैं, और साथ ही साथ वो व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति से या अन्य सत्ता से निर्देश प्राप्त करने का आदी नहीं हो तो वो व्यक्ति जो है संप्रभु है। और उस व्यक्ति के दायरे में रहने वाले जो लोग हैं, प्रजा है, नागरिक हैं, वो समाज जो है स्वतंत्र हो सकता, माना जा सकता है और उसको हम राजनीतिक समाज कह सकते हैं। यह राजनीतिक समाज का मतलब राज्य से है। तो ये धारणा जो है बोधा और ऑस्टिन की परिभाषाओं से संप्रभुता के संबंध में निकलती है। तो इस संबंध में इन परिभाषाओं के जानने के बाद में, इनकी व्याख्या करने के बाद में संप्रभुता के अर्थ को ठीक से समझने के लिए, संप्रभुता के अर्थ को वास्तविकता से समझने के लिए हमको इनकी विशेषताओं को जानना पड़ेगा कि संप्रभुता की विशेषता क्या है। जब हम उन विशेषताओं को जानेंगे तभी हम संप्रभुता को, उसके अर्थ को ठीक से जान पाएंगे। तो इस संबंध में जब हम संप्रभुता की विशेषताओं की बात करते हैं तो मोटे तौर पर 6-7 ऐसी विशेषताएं हैं जिनसे संप्रभुता के वास्तविक अर्थ की जानकारी हमको मिलती है। तो पहली विशेषता जो संप्रभुता की है वो है मौलिकता और ओरिजिनलिटी। मौलिकता का मतलब क्या है? कि मौलिकता का मतलब यहां यह है कि संप्रभुता अपनी स्थिति का आधार स्वयं है, यानी वो किसी और के ऊपर निर्भर नहीं हो सकती। वो स्वयं उसका अपना आधार है, उसको न किसी ने बनाया है न उसे किसी ने पैदा किया है, और वह राज्य में सर्वोच्च और जन्मजात होती है। तो ये उसकी ओरिजिनलिटी है, मौलिकता है। जैसे ही ये ओरिजिनलिटी और मौलिकता टूटेगी और ये स्पष्ट हो जाएगा कि इसका आधार कोई और है, इसको जन्म देने वाला कोई और है, इसके ऊपर कोई और सत्ता काम कर रही है, तो फिर वो संप्रभुता नहीं हो सकती, वो व्यक्ति संप्रभु नहीं हो सकता। तो पहली विशेषता है कि संप्रभुता में मौलिकता होनी चाहिए, वो स्वयं जन्म उसका होना चाहिए, वो स्वयं उसका आधार होना चाहिए। दूसरी विशेषता क्या है इसकी संप्रभुता की? वो है निरपेक्षता, एब्सोल्यूट। संप्रभुता क्या है? परम एब्सोल्यूट है। राज्य की प्रभु सत्ता किसी भी प्रकार से सीमित नहीं की जा सकती। बाह्य सीमाओं में वो कोई विदेशी संस्था उसको मर्यादित नहीं कर सकती, और साथ ही साथ विदेशी संस्था राज्य को उसकी इच्छा के विपरीत कोई बात स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं कर सकती। तो ये उसको बोलते हैं निरपेक्षता, कि उसके ऊपर कोई उसको दिशा निर्देश देने वाला नहीं हो सकता। तीसरी विशेषता क्या है? सर्वव्यापकता, यूनिवर्सलिटी। सर्वव्यापकता का यहाँ ये मतलब है कि राज्य की सीमा के भीतर सभी व्यक्ति, संघ, संस्थाएं, संसाधन जो है उस पर वो सभी जो है सार्वभौमिक संप्रभु शक्ति के अधीन होंगे, उसके नियंत्रण से मुक्त होने का दावा कोई नहीं कर सकता। सर्वव्यापक है उसकी राज्य की जो सीमा है, उस सीमा के अंदर उसकी शक्ति सर्वव्यापक है, और राज्य की सीमा की सुरक्षा के लिए, उसकी सीमा के भीतर रहने वाले लोगों की भलाई के लिए, कल्याण के लिए, राज्य की सीमा के बाहर के संबंध में जो निर्णय है उस पर भी उसको उसकी सीमा अथाह है, वो निर्णय अपने अनुसार ले सकता है, कोई उसको दिशा निर्देश प्राप्त प्रदान नहीं कर सकता। तो ये है सर्वव्यापकता, यानी राज्य के हित, राज्य के बाहर जिन गतिविधियों तक पहुंच सकते हैं वो गतिविधियां करने के लिए वो स्वतंत्र है, वहां तक अपना वो प्रभाव
दखल बढ़ा सकता है। इसको बोलते हैं सर्वव्यापकता। चौथी विशेषता जो है संप्रभुता की वो है स्थायित्व, परमानेंस। जब तक राज्य का अस्तित्व रहता है तब तक प्रभुसत्ता भी रहती है। राज्य के पुनर्गठन से संप्रभुता का नाश नहीं हो सकता, यानी ये स्थायी है। इसकी एक विशेषता इसकी स्थायित्व है कि जब तक राज्य है जब तक संप्रभुता बनी रहेगी। बिना संप्रभुता के राज्य नहीं रह सकता। अगर भूभाग है, जनसंख्या है, लेकिन संप्रभुता नहीं है तो फिर वो राज्य नहीं है। और राज्य है तो उसमें संप्रभुता होगी ही होगी। तो ये है स्थायित्व। और जैसे ही राज्य का स्वरूप बदलता है, चाहे राजतंत्र से वो लोकतंत्र हो जाता है, संसदीय शासन व्यवस्थाओं से अध्यक्षात्मक हो जाता है, एकात्मक से संघात्मक हो जाता है, तो ये रूप बदले हैं। तो इन रूपों के बदलते हुए भी, इन शासन के पुनर्गठन करते हुए भी संप्रभुता खत्म नहीं होती है। शासन के रूप भले ही बदल सकते हैं, कोई न कोई संप्रभु जरूर होगा। अगर राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था है तो वो संप्रभुता राजा में निहित होगी। अगर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है तो वो संप्रभुता संसद या संविधान के माध्यम से, संसद के माध्यम से नागरिकों में निहित होगी। अगर वो अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है तो वो वहां भी किसी न किसी निश्चित संस्था में, व्यक्ति में वो संप्रभुता निहित होगी। अगर वो एकात्मक है तो वहां भी वो कहीं न कहीं संप्रभुता निहित होगी। तो शासन का स्वरूप भले ही पुनर्गठित हो जाए, बदल जाए, लेकिन उससे संप्रभुता खत्म नहीं हो जाती है, वो जिंदा रहती है, वो स्थायी हो। पांचवी जो विशेषता है संप्रभुता की वो है अदेयता, कि संप्रभुता अखंड है, अदेय है, किसी और को प्रदान नहीं की जा सकती। अगर आपने संप्रभुता को किसी और को प्रदान कर दिया है तो फिर आप संप्रभु नहीं रह सकते। वो जिसको प्रदान की गई है वो संप्रभु बन जाएगा। एक तरह से वो भी संप्रभु नहीं है क्योंकि वो आपने उसको प्रदान किया है। तो ये आदान प्रदान संप्रभुता का नहीं हो सकता। ये एक तरह से अखंड है, अदेय है, इसको बांटा नहीं जा सकता, इसलिए इसे किसी और को भी नहीं सौंपा जा सकता। और ये एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि अखंड है, अदेय है। छठी विशेषता संप्रभुता की है वो है अविभाज्यता। इसका मतलब ये हुआ एक राज्य में एक ही संप्रभु हो सकता है, एक से ज्यादा नहीं हो सकते। क्योंकि एक राज्य में एक से अधिक संप्रभु होने का अर्थ होगा एक से अधिक राज्यों का अस्तित्व जो संभव नहीं हो सकता। एक सीमा के अंदर दो राज्य नहीं हो सकते, एक सीमा के अंदर दो शासक नहीं हो सकते, दो संप्रभुताधारी नहीं हो सकते। तो संप्रभुता की एक विशेषता जो है वो अविभाज्य है, उसको बांटा नहीं जा सकता। कि अगर दो व्यक्तियों में झगड़ा चल रहा है, दो अलग अलग समूहों के बीच में झगड़ा चल रहा है, तो समझौता करके ये नहीं कह सकते कि इस हिस्से के संप्रभुताधारी आप है, इस हिस्से के संप्रभुताधारी आप है। अगर ये संप्रभुता अलग अलग बढ़ जाएगी तो राज्य भी अलग अलग हो जाएगा, फिर उसमें कोई मेल नहीं होगा। तो संप्रभुता अविभाज्य है, उसको बांटा नहीं जा सकता, उसको शेयर नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक राज्य के अंदर एक ही संप्रभुता रह सकती है, ये बात है। और अंतिम जो विशेषता है संप्रभुता की वो है एकता, यूनिटी। इसका मतलब यहां ये हुआ कि राज्य में उसी प्रकार की एकता पाई जाती है जैसी एकता शरीर और आत्मा में पाई जाती है। यही एकता संप्रभुता और राज्य में भी पाई जाती है। एक के बिना दूसरे का अस्तित्व नहीं रह सकता। जिस प्रकार शरीर और आत्मा का संबंध है कि जब तक शरीर में आत्मा है जब तक ही शरीर काम करता है, और जब तक आत्मा के ऊपर शरीर का आवरण है तब तक ही ये आवरण मनुष्य के रूप में या जीवधारी के रूप में काम करता है और ये संबंध बना रहता है। वैसा ही संबंध राज्य और संप्रभुता के बीच में है कि राज्य तब तक ही राज्य है जब तक उसमें संप्रभुता है। संप्रभुता और राज्य अलग अलग हो जाएंगे तो न वो संप्रभुताधारी होगा न वो राज्य होगा। एक दूसरे के बिना दोनों का कोई अस्तित्व नहीं हो सकता। तो ये जो एकता है ये बेहद जरूरी है। राज्य के लिए संप्रभुता का होना जरूरी है और संप्रभुता के लिए राज्य का होना जरूरी है। तो ये जो 7 विशेषताएं हैं उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि संप्रभुता के लिए ये जरूरी है कि संप्रभुता मौलिकता, संप्रभुता में मौलिकता हो, निरपेक्षता हो, संप्रभुता सर्वव्यापक हो, उसमें स्थायित्व हो, अदेय हो, अविभाज्य हो और एकता हो। तो इस आधार पर जब हम इन परिभाषाओं के आधार पर संप्रभुता
की व्याख्या करते हैं, उसको परिभाषित करते हैं, तो इस आधार पर कर सकते हैं कि संप्रभुता एक निश्चित भूभाग में राज्य की सर्वोच्च, निर्द्वंद, अनन्य और एक निसीम सत्ता है, जिसके आधार पर वह विधि सम्मत बल प्रयोग का स्व प्रमाणिक अधिकार प्राप्त रखता है। तो ये एक इसको परिभाषा के तौर पर हम इन विशेषताओं के आधार पर बना सकते हैं। तो इस रूप में हम ये देखें तो सारांश ये निकलता है कि संप्रभुता प्रत्येक राजनीतिक और स्वतंत्र समाज में प्रभु सत्ताधारी का होना आवश्यक है। दूसरा, कानूनी दृष्टि से प्रभु सत्ताधारी एक निश्चित, साकार, इंगित किए जाने वाला योग्य मूर्त व्यक्ति होना चाहिए। सामान्य इच्छा, जनमत, प्राकृतिक कानून, ईश्वर जैसी अमूर्त जो धारणाएं हैं वो प्रभु सत्ता नहीं हो सकती, वो प्रभु सत्ताधारी नहीं हो सकते। प्रभु सत्ता को अपने समाज के अधिकांश लोगों का स्वभावगत आज्ञा पालन प्राप्त होता है और निरंतर, नियमित और स्थायी होती है। किसी भारी प्रभु सत्ताधारी के समकक्ष होता है प्रभु सत्ताधारी। और प्रभु सत्ता एक, मैंने जैसे पहले भी बताया कि निरंकुश, सार्वभौमिक, अदेय, स्थायी, अविभाज्य, मौलिक होनी चाहिए। और साथ ही साथ प्रभु सत्ताधारी का आदेश कानून होता है। जो भी प्रभु सत्ताधारी है उसने जो आदेश दे दिया उस आदेश का प्रभाव कानून के रूप में होता है। सामाजिक रीति रिवाज को प्रभु सत्ताधारी की मौन या मुकर सहमति मिलनी चाहिए कि जो सामाजिक रीति रिवाज चल रहे हैं वो उनको आम जीवन के लिए वो जब ही उपयोगी बन सकते हैं जब प्रभु सत्ताधारी चाहे तो वो मौखिक चाहे वो मुकर उनको स्वीकृति देता है। तो ये ऑस्टिन ने इस सारांश के तौर पर प्रभु सत्ता के संबंध में ये बात कही है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रभु सत्ता जो है राज्य का बेहद जरूरी तत्व है और बेहद जरूरी तत्व होने के साथ साथ इसका प्रभाव और आवामंडल क्या है ये इसकी परिभाषाओं के आधार पर हमने जाना। आगे की जो प्रभु सत्ता के संबंध में धारणाएं हैं वो समय समय पर उन धारणाओं का विकास होता रहा है, लेकिन मोटे तौर पर अभी हमने जो बात की, जो इनकी 7-8 विशेषताओं की बात की, वो उस विकास क्रम में जो आज तक संप्रभुता के संबंध में जो धारणाएं विकसित हुई हैं उनका सारांश है, उनका निचोड़ है। लेकिन इन व्याख्याओं की आलोचना भी अनेक विद्वानों ने की है, इनके इतर भी अनेक विद्वान विचार रखते हैं और उस आधार पर जो ऑस्टिन ने का जो कानूनी सिद्धांत है संप्रभुता का, उसकी आलोचनाओं के संबंध में कुछ विचार यहाँ हम आप लोगों के बीच में शेयर करना चाहेंगे। एक तो वो है कि ऑस्टिन ने जो संप्रभुता की कानूनी जो धारणा प्रस्तुत की है उस धारणा के संबंध में ये बात कही जाती है कि ऑस्टिन का संप्रभुता सिद्धांत जो है आधुनिक राज्यों से कहीं दूर है, वो उस पर मैच नहीं करता है। यह सिद्धांत केवल सर्वशक्तिमान विधानमंडल वाले राज्यों या निरंकुश राजाओं वाले शासन पर ही लागू हो सकता है। एक ब्राइस नामक विद्वान हुए हैं, उन्होंने यह आलोचना ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत के संबंध में की है। दूसरी जो आलोचना की जाती है ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत की, वो इस आधार पर की जाती है कि ऑस्टिन का सिद्धांत उस सीमा तक गलत है जहां तक वह सभी कानूनों को आदेश मानता है। क्योंकि ऑस्टिन ने क्या कहा कि कानून संप्रभुताधारी के आदेश है, तो इसकी भी आधुनिक संदर्भ में आलोचना की जाती है कि क्योंकि केवल संप्रभुताधारी के आदेश ही कानून नहीं हो सकते। ये बल की तरफ इशारा करता है। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में तो सहमति से भी, जन सहमति से भी, विधानमंडलों में बहस के माध्यम से जो कानून बनते हैं उनके पीछे जनता की सहमति होती है, तो उस तौर तरीके से भी जो है कानून बन रहे हैं। तो उसके संदर्भ में ऑस्टिन ने कोई ज्यादा फोकस नहीं किया और उन्होंने जो सभी कानूनों के संबंध में ये कह दिया कि प्रभु सत्ताधारी के आदेश होते हैं। ड्यूगो नामक विद्वान जो है उनके अनुसार राज्य कानून निर्माण नहीं करता बल्कि कानून राज्य का निर्माण करते हैं। तो ये उलट बात ड्यूगो ने कही है कि राज्य कानून का निर्माण नहीं करते बल्कि कानून के माध्यम से राज्यों का निर्माण होता है। तो ये उनका एक विचार है। इसके अलावा जो अन्य आलोचना की जाती है उसमें यह भी कहा जाता है कि कोई भी राज्य सर्वशक्तिमान और निरंकुश नहीं हो सकता।
आलोचक ये कहते हैं कि प्रभु सत्ताधारी राजनीतिक और ऐतिहासिक सीमाओं में बंधा होता है। इसके अलावा कोई प्रभु सत्ताधारी रीति रिवाज समाज के अन्य कई प्रकार के प्रभावों और सीमाओं को लागू की जा सकती है। तो ये एक आलोचना की संस्कृति में संप्रभुताधारी निरंकुश होता है, लेकिन ये धारणा के रूप में बात ठीक है, लेकिन आलोचक ये कह सकता है कि एब्सोल्यूट तरीके से निरंकुश कोई नहीं हो सकता। उसके ऊपर रीति रिवाजों की, परंपराओं की, लोगों की इच्छाओं की एक सीमा होती है, एक बंधन होता है। और खासकर लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में तो इसको हम देखते हैं कि जनता की इच्छा के विरुद्ध कोई भी प्रभु सत्ताधारी नहीं जा सकता। अगर वो जाने की कोशिश भी करता है तो फिर हो सकता है उसको अपनी सत्ता से हाथ धोना पड़े। तो ये एक आलोचना इस संबंध में की जाती है। तो ये विभिन्न तरीके से ऑस्टिन की सिद्धांत की आलोचना की गई है, लेकिन मोटे तौर पर ये वो एकमात्र कानूनी आधार प्रदान करना संप्रभुता का, उस संदर्भ में ये आलोचना है। लेकिन इसकी जहां तक जो विशेषताओं की बात है उस पर बहुत ज्यादा हम जो है तर्क नहीं देखते हैं। मोटे तौर पर जब हम संप्रभुता को देखते हैं तो उन विशेषताओं के आधार पर एक राय जरूर बनती है। तो ये आज की कक्षा में हम केवल संप्रभुता के अर्थ को, उसकी विशेषताओं को हमने जाना है, और ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत के संबंध में विद्वानों की जो आलोचनाएं हैं उन आलोचनाओं को हमने जाना है, और उसके आधार पर एक धारणा हमने बनाई है कि संप्रभुता क्या है, उसका रूप क्या है और वो क्या प्रभाव रखती है। अब संप्रभुता के विभिन्न रूप कौन कौन से हैं उसका अध्ययन हम आगे की कक्षा में करेंगे। धन्यवाद।